हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। पहली वीडियो में हमने बात की थी मुस्लिम्स के बारे में और कुछ बात की थी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, थंबनेल पे भी शो हो रही होगी या डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहाँ से आप पहली वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम मेजरली कवर करेंगे फॉरेन इन्वेजन और स्लेव डायनेस्टी। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एस के तू साला या फिर सख्त सा लोंडा ऐसे करके याद कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में ये 5 डायनेस्टियों ने राज किया। ऐसे हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद आएगी खिलजी डायनेस्टी, फिर आएगी भाई तुगलक डायनेस्टी, फिर आएगी सैयद डायनेस्टी और लास्ट में आएगी आपकी लोधी डायनेस्टी। तो इसको कैसे भी याद कर सकते हो, एस के तू साला के साथ भी याद कर सकते हो, सख्त सा लोंडा ऐसे करके भी याद कर सकते हो। देखो, जैसे आप याद समझ लो कि जैसे पंजाब है, पंजाब में 5 साल के लिए एक पार्टी ने रूल किया, उसके अगले साल 5 साल के लिए अगली पार्टी ने रूल किया। वैसे ही आप ऐसे समझ लो कि दिल्ली के ऊपर अलग अलग डायनेस्टियों ने रूल किया, तो वो 5 डायनेस्टियों को मिला के ही कौन सी डायनेस्टी बनती है, हमारी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो पहली डायनेस्टी के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उससे पहले कुछ जो मेजर फॉरेन इन्वेजन हुई उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, मैं आपने ये तो बता दूं कि वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद हैप्पी। ठीक है, आप ये वीडियो मतलब जो ये पीडीएफ है, इसको आप मैं टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो विदाउट किसी डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है, दोबारा देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आए भाई पहला अरब इन्वेडर कौन हुआ, तो वो कौन हुआ भाई, मोहम्मद बिन कासिम। इनका किंगडम था, वो था उमायद किंगडम। सिंध प्रांत में, सिंध के पार्ट इंडिया के, वहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, अटैक किया। सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये सारा का सारा क्या एम्पायर है, गजनवी एम्पायर, और गजनवी एम्पायर था। और यहाँ पे कहीं आता है सिंध, तो यहीं से मोहम्मद बिन कासिम आएगा और कहाँ पे हमला करेगा, सिंध पे हमला करेगा। कहाँ हमला करेगा, सिंध पे हमला करेगा। ठीक है, तो सिंध पे जब इसने हमला किया तो उस टाइम पे राजा कौन था, दाहिर सेन। राजा कौन था, दाहिर सेन। ये मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। दाहिर सेन की 2 बेटियां थी, प्रिया देवी और सूर्या देवी। मोहम्मद बिन कासिम जब आकर दाहिर सेन को मार देगा, ठीक है, राजा दाहिर सेन को मार देगा, तो राजा दाहिर सेन को मारने के बाद प्रिया देवी और सूर्या देवी अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहेंगे। किससे, मोहम्मद बिन कासिम से। जिसको किसने भेजा था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भेजा था अल हजार बिन यूसुफ। अल हजार बिन यूसुफ ने भेजा था किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। क्या करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, सिंध पे आक्रमण करने के लिए। सही है, इनके ट्रेड्स वगैरह भी चलते थे, कुछ ये भी रीजन थे आक्रमण करने के। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 2 साल के लिए 712 से लेकर 714 तक किसका टाइम पीरियड रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम का टाइम पीरियड रहेगा। और यहाँ पे ये सिंगल हम्प होते हैं, कुछ ऊँट डबल हम्प होते हैं। तो यहाँ पे कैमल हस्बेंड्री स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा, कैमल हस्बेंड्री। तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि डबल हम्प ऊँट होते हैं, कैमल होते हैं, वो इंडिया के कौन से रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैमल हस्बेंड्री यहाँ स्टार्ट कर रहा है इंडिया में। और क्या स्टार्ट कर रहा है, कल्टीवेशन ऑफ डेट्स, खजूर की खेती। ठीक है, तो ये चीजें इसने स्टार्ट की। और कुछ बातें कर ले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसने भी जजिया टैक्स एक रिलीजियस टैक्स था, जो देते कौन थे, रिलीजियस टैक्स था जो कौन देते थे, मुस्लिम देते थे। तो इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या किया इंडिया में, जजिया टैक्स। पर इसने किनको एक्सक्लूड रखा, ब्राह्मण को, विडोज को, हैंडीकैप को एक्सक्लूड रखा। तो मेजरली आप याद रखना कि ब्राह्मण्स को इसने जजिया टैक्स में क्या रखा, एक्सक्लूड रखा। ब्राह्मण्स पे इसने जजिया टैक्स नहीं लगाया। पर जजिया टैक्स इंडिया में लगाया किसने, तो वो आंसर आएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो थोड़ा जजिया टैक्स के बारे में बात करें, थोड़ा पेन स्विच ऑफ हो गया था। चलो, थोड़ा जजिया टैक्स के बारे में बात कर लें। तो मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या ब्राह्मण्स पे लगाया था,
तो आंसर है नो, ब्राह्मण्स पे इसने जजिया टैक्स इम्पोज नहीं किया। तो जजिया टैक्स ब्राह्मण्स पे लगाया किसने? तो जजिया टैक्स ब्राह्मण्स पे लगाया भैया आपके फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया भाई? ब्राह्मण्स पे लगा दिया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उसके बाद मुगल्स आएंगे तो मुगलों में जजिया टैक्स को रिमूव किसने किया? तो हमें पता है अकबर ने इसको क्या कर दिया? जजिया टैक्स को रिमूव कर दिया। बाद में औरंगजेब आएगा, औरंगजेब क्या करेगा? जजिया टैक्स को दोबारा लगा देगा। और लेटर मुगल कौन सा हुआ जिसने जजिया टैक्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया? तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसने जजिया टैक्स को क्या कर दिया? अभी कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो ये कुछ जजिया टैक्स की कहानी थी जो रिलीजियस टैक्स था, नॉन मुस्लिम देते थे, ठीक है। और लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम। भाई अलहजार बिन यूसुफ ने कहा कि इसकी दो बेटियां प्रिया देवी और सूर्य देवी को मेरे पास लेकर आओ। 714 की बात है। तो जब दाहिर सेन लेकर जाएगा तो प्रिया देवी और सूर्य देवी कहेंगी कि भाई इसने तो हमें क्या कर दिया? सेक्सुअली एक्सप्लॉइट। इसने हमें क्या किया है? सेक्सुअली एक्सप्लॉइट। तो कमेंट सेशन में ये बताओ कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल में है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल में है? ठीक है। तो जब ये बात अलहजार बिन यूसुफ को पता लगेगी तो वो किसको मार देगा? मोहम्मद बिन कासिम को। किसको मार देगा जी? मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो उसके काफी साल बाद 998 1030 में कौन आएगा हमारे पास? महमूद गजनवी। इंपॉर्टेंट है बहुत, महमूद गजनवी। इसकी कंट्री क्या थी? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कंट्री थी। इसने अपने इस टाइम पीरियड पे 998 से 1030 तक कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। भाई आप कहोगे कि जैसे ये अरब था मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी क्या था? तो महमूद गजनवी था टर्क। तो महमूद गजनवी क्या हुआ भाई? टर्क। तो अगर एग्जाम में आए कि बताओ पहला टर्क कौन था जिसने इंडिया पे आक्रमण किया? तो वो थे महमूद गजनवी के पापा। नाम क्या है? सुबक्तगीन, ठीक है। तो सुबक्तगीन कहा गया कि 997 की बात है, सुबक्तगीन ने हमला कर दिया था भाई सिंध के इलाके में। किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर। किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर। और जयपाल किसको मार देगा? सुबक्तगीन को। और महमूद गजनवी सुबक्तगीन का बेटा क्या करेगा? पापा की मौत का बदला, ठीक है। क्या करेगा? पापा की मौत का बदला। पापा की मौत का बदला लेने आएगा और मेजरली लूट वगैरह करने आएगा इंडिया में, ठीक है। तो मेजर इसके दो रीजन थे, एक तो लूट, एक सुबक्तगीन अपने पापा की मौत का बदला। किससे लेगा? जयपाल से। किससे लेगा? जयपाल से। इसने अपने इस 998 से लेकर 1030 एडी के बीच में 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है कि कितनी बार आक्रमण किया। पहला अटैक इसने 1001 में किया, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पेशावर। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पेशावर। कुछ बुक्स में लिखा है बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट, ठीक है। कुछ बुक में ये भी लिखा है बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट। बैटल ऑफ वाहिंद फर्स्ट, ठीक है। किसके साथ लड़ेगा? ऑफ कोर्स किसके साथ लड़ रहा है? जयपाल के साथ। किसके साथ लड़ रहा है? जयपाल के साथ। और जयपाल को बुरी तरीके से हराएगा। कहते हैं कि इसको मारता नहीं था, बड़ा टॉर्चर करा इसने, ठीक है। और इतना टॉर्चर किया कि जयपाल बाद में क्या कर लेगा? खुदकुशी। जयपाल बाद में क्या कर लेगा? खुदकुशी। उसके बाद 1009 में 1009 एडी में जयपाल का बेटा आनंदपाल लड़ेगा सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद। क्या लड़ेगा? सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद, ठीक है, 1009 में, कि मैं महमूद गजनवी को अपने पापा के पास भेजूंगा, मतलब स्वर्ग में भेजूंगा। पर महमूद गजनवी किसको स्वर्ग भेज देता है? महमूद अहमदी, मतलब महात्मा गांधी नहीं है, क्या है? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी किसको स्वर्ग भेज देगा? आनंदपाल को। मतलब सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद में महमूद गजनवी वर्सेस आनंदपाल लड़ रहे हैं और महमूद गजनवी किसको मार डालेगा? आनंदपाल को। और ये क्या थी? हमारी सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद, ठीक है। अच्छा, महमूद गजनवी के भाई कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोइट थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे? कोर्ट पोइट थे। उनमें से एक है फिरदौसी और दूसरा है अलबरूनी। फिरदौसी ने बुक लिखी है शाहनामा। फिरदौसी ने बुक लिखी है शाहनामा और अलबरूनी ने लिखी है तारीखे हिंद। तारीखे हिंद भी कहते हैं, तारीखे हिंद भी कहते हैं। इसका मेजरली मतलब होता है इंक्वायरी ऑफ इंडिया। इंक्वायरी ऑफ इंडिया। ये सारे अमले महमूद गजनवी के
तहकाकेत हिंद में लिखे हैं। अल बरूनी को कहा गया कि इसने 18 पुराणों की क्या की थी भाई स्टडी। पहला मुस्लिम जिसने 18 पुराणों की स्टडी की थी वो कौन थे भाई? अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। दो और कोड पोइट हैं महमूद गजनवी के, एक का नाम है उतबी, दूसरे का नाम है बाईहेक। एक का नाम है उतबी, दूसरे का नाम है बाईहेक। इन दोनों की बुक्स आप नीचे कमेंट सेशन में लिख सकते हो। और एक आपके लिए ये भी होमवर्क है कि बताओ शाहनामा बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी है और तारीख हिंद कौन सी लैंग्वेज में लिखी। सही है। चलो, महमूद गजनवी इसका भी इम्पोर्टेंट इसमें थोड़ा लिखा नहीं स्लाइड में, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। महमूद गजनवी का 15वां हमला अटैक, देखो इसने 17 हमले किए, लिखा है 17 हमले किए, तो जो इसका 15th अटैक था बड़ा इंपॉर्टेंट 1025 में सोमनाथ टेम्पल। और सोमनाथ टेम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ आता है। तो सोमनाथ टेम्पल देखो ये रहा मैप में, यहाँ पे क्या आता है भाई? सोमनाथ टेम्पल। बहुत सोना था यहाँ पे, ठीक है। और महमूद गजनवी आया कहाँ से था? ओहो, ये क्या हो गया पता नहीं स्लाइड को। एक मिनट बस, हाँ अब आएगी सही। चलो आई सही आई। चलो समझे? एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको आराम से। चल जा भाई, चलो यहीं से ऐसे ही समझा देता हूँ। चलो मुश्किलें तो आती है ना पढ़ाई पे। चलो यहाँ देखो, यहाँ सोमनाथ टेम्पल, ये क्या है अभी हमारा? सोमनाथ टेम्पल। और ऊपर क्या है? गजनवी। यहाँ लिख सकते हो आप। ये ना फोटो सेट नहीं हो रही, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है। चलो हाँ स्टार्ट, ठीक हो गया। देखो ये क्या है हमारा? सोमनाथ। तो यहाँ से लेकर प्लंडर करके कहाँ जाता था? ये गजनवी। और सोमनाथ पे महमूद गजनवी ने हमला कब किया? 1025 एडी में। 1025 एडी में। और ये कितना हमला था इसका? 15th। तो ये कौन सा हमला था? 15th हमला था। 1025 एडी 15वां हमला था। कहाँ किया? सोमनाथ में। देखो यहाँ पे सोमनाथ था, इतना सोना था यहाँ पे सोमनाथ पे, गुजरात में था जो। तो ये हमें ऐसे जाता था और प्लंडर कर रहा था, तो यहाँ से लेकर सोना वहां पे लेकर जा रहा था। और इसका 17वां हमला जाट्स के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? जाट्स के साथ। और जाटों ने बड़ी रेल बनाई भाई इसकी। इनको जाटों को लगा कि यहाँ हमारा सोना लेकर जा रहा है, सही है कि नहीं? तो हरियाणा के यहाँ पे जाट थे, तो उनके साथ इसकी लड़ाई हुई। और ये लड़ाई कब हो रही है? 17वां हमला 1027 में। और जब गजनवी एम्पायर में ये पहुंचा तो 1030 में इसकी क्या हो गई भाई? डेथ। किसके कारण हुई? टीबी के कारण। तो मुझे देखो, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, इसका डे आता है 24 मार्च को, टीबी डे मनाते हैं हम। इंडिया का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का 2025, और वर्ल्ड का टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का 2030। टीबी की जो वैक्सीन है भाई उसका नाम है BCG, बैसिलियस क्लूमेटी गिनाइन, ठीक है। और इसकी जो थेरेपी है टीबी की उसका नाम है डॉट्स। आप फुल फॉर्म लिख सकते हो इसकी कमेंट में, ठीक है। तो टीबी की जो थेरेपी है उसका नाम है डॉट्स, ठीक है। तो ये कुछ टीबी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर टीबी एलिमिनेट हो गया तो बंदे की क्या हो जाएगी? गुड हेल्थ। तो आप ये देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसमें गुड हेल्थ का बारे में कौन से नंबर वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिखा है। चलो यहाँ तक समझाया भी आपको? यहाँ तक समझाया, चलें आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब किसके बारे में था? महमूद गजनवी के बारे में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक बात और रह गई महमूद गजनवी के बारे में कि महमूद गजनवी को भाई इंपॉर्टेंट टाइटल भी मिले थे। तो एक तो मेजर इंपॉर्टेंट टाइटल जो इसको मिला वो था सुल्तान आजम। सुल्तान आजम का टाइटल मिला इसको, गाजी का टाइटल मिला, यामीने मिला। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टाइटल मिले हैं भाई। किसको मिले हैं? महमूद गजनवी को। इसको मिले हैं महमूद गजनवी को।
अच्छा, गाजी मतलब होता है रिलीजियस वॉर या फिर रिलीजियस सिपोहे, जो धर्म के खिलाफ लड़े उसको क्या बोलते हैं, गाजी। देखो महमूद गजनवी तो मुस्लिम है, और ये लड़ किससे रहा था, लड़ किससे रहा था, जयपाल से, और जयपाल क्या था, हिंदू राजा। तो इसने अपने आप को एक टाइटल दिया, टाइटल का नाम क्या है, गाजी। क्या टाइटल का नाम है, गाजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। सेकंड टर्क इन्वेजन, सेकंड टर्क इन्वेजन किसकी हुई, मोहम्मद गोरी की। पहली टर्क इन्वेजन किसकी हुई, महमूद गजनवी की। सेकंड टर्क इन्वेजन किसकी हो रही है, मोहम्मद गोरी की। भाई मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड 1075 से 1206 तक रहा। तो इसके तो 1030 के बाद आप लगा लो कितने साल का गैप हो गया, 45 ईयर्स के गैप के बाद, 45 क्यों, 145 अप्रोक्स 145 ईयर के गैप के बाद कौन आया, सेकंड टर्क इन्वेडर, मोहम्मद गोरी। कौन आया भाई, मोहम्मद गोरी आया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। मोहम्मद गोरी जब आएगा तो वो कौन सी डायनेस्टी से आएगा, गौर डायनेस्टी, जो कहाँ पे पड़ती है भाई, अफगानिस्तान साइड पड़ती थी। कहाँ पड़ती थी, अफगानिस्तान साइड। चलो, तो मोहम्मद गोरी जब आएगा तो पहले तो मुल्तान पे हमला करेगा। देखो मुल्तान कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बना नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ है मुल्तान। ठीक है, ये रहा लाहौर, यहाँ पे क्या है, मुल्तान, यहाँ पे क्या है, मुल्तान, यहाँ पे क्या है, सिंध। तो जब मोहम्मद गोरी, ये उनकी गौर डायनेस्टी, तो ये गौर डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ पे गौर डायनेस्टी थी अफगानिस्तान की साइड। तो आएगा तो हमला कहाँ कर रहा है, पहला मुल्तान में। ठीक है, मुल्तान के बाद हमला करेगा। तो मुल्तान के बाद जब हमला करेगा तो इसको लगेगा भाई बड़े टुच्चू से राजा है, ये तो बड़े वीक रूलर है, बड़े वीक राजा है। क्योंकि मुल्तान को हराने के बाद, मुल्तान को जीतने के बाद, मुल्तान के राजा को हराने के बाद इसको लगेगा कि मुझे सीधा कहाँ हमला करना चाहिए, सेंटर में। और इसको लगा कि मैं गुजरात में हमला करूंगा। तो सीधा ये कहाँ जाता है भाई, गुजरात में। कहाँ जाएगा, गुजरात में। पहला मुल्तान का तो ये जीत गया बैटल, पर जब सीधा बीच में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हार जाएगा। और इसको हराएगा कौन, भीम सेकंड। कौन हराएगा, भीम सेकंड। चलो ये देखो देखो पहला टर्क था, पहला अटैक इसने मुल्तान पे किया 1175 में। दूसरा अटैक 1178 में कहाँ कर रहेगा, सेंटर में, भीम सेकंड। हमें पता है खीर बीच से खाओगे तो गर्म लगेगी, साइड साइड से खानी होती है खीर भाई। खीर का मतलब, खीर से आप ये भी समझ सकते हो कि इंडिया को जीतना है तो पहले धीरे 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 करके इसको साइडों पे राज करना पड़ेगा, साइडें जीतनी पड़ेंगी। जैसे हमारा आसपास के इलाके हो गए, सही है कि नहीं, लाहौर हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब, मथुरा, कन्नौज, और धीरे धीरे करके ये सारा एरिया कवर कर सकता था। पर इसने सीधा ही सेकंड अटैक कहाँ कर दिया, गुजरात में। इसलिए क्या हो गया, हार गया। सही है ना बात। तो पहला अटैक तो इसने मुल्तान पे किया, ये जीत गया था। सेकंड अटैक गुजरात में हार गया। हराया किसने, भीम सेकंड ने, 1178 AD। तो एग्जाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने मोहम्मद गोरी को हराया, तो वो थे भीम सेकंड। एग्जाम नीचे कमेंट कर सकते हो कि इसकी डायनेस्टी कौन सी थी। तो आपने नीचे कमेंट करना है कि डायनेस्टी ऑफ भीम सेकंड कौन सी थी। ठीक है, तो देखो 1178 के बाद इसको ये समझ में आ गया था मोहम्मद गोरी को, क्योंकि समझदार तो था, इसको ये समझ में आ गया था कि भाई मैं डायरेक्ट कहाँ हमला ना करूं, गुजरात में। देखो डायरेक्ट हमला कहाँ ना करूं, गुजरात में। तो इसने भाई 1178 से लेकर 1190 अप्रोक्स, 1178 से लेकर 1190 तक क्या किया, आसपास के इलाकों को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी। और 1191 तक जब इसकी आर्मी बड़ी प्रचलित हो गई थी, ठीक है, तो इसने कहाँ हमला किया, हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह, तराइन। तो पहली बैटल हुई तराइन की, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो देखो चौहान डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, चौहान डायनेस्टी के फाउंडर हैं वासुदेव। कौन है इसके फाउंडर, वासुदेव। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हो कि चौहान डायनेस्टी बनी कब। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान भी कह लेते हैं, पृथ्वी चौहान थर्ड भी कह देते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज को। तो गोरी किसके साथ लड़ रहा है, पृथ्वीराज चौहान। और कौन हार जाएगा इस बैटल में, गोरी हार जाएगा। जीतेगा कौन, पृथ्वीराज चौहान। पर पृथ्वीराज चौहान एक गलती कर देगा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। किसको जिंदा छोड़ देगा, मोहम्मद गोरी को। किसको जिंदा छोड़ देगा, मोहम्मद गोरी को।
फिर होएगी हमारी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। देखो भाई, गौरी को पता लग गया, जब गौरी को जीवन दान मिल गया तो गौरी ने भगवान से बड़ी प्रार्थना की। जैसे हम भी एग्जाम फेल होने के बाद प्रार्थना करते हैं, वैसे ही गौरी ने भी प्रार्थना की कि भाई मैं बच जाऊं तो मैं भगवान आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, मस्जिद जाऊंगा, मक्का से मदीना की यात्रा करूंगा, टर्की जाऊंगा, ठीक है, अलग अलग जगह जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। ऐसे करके गौरी ने भगवान से प्रार्थना की बड़ी, और अपनी आर्मी को क्या करता रहा, स्ट्रॉन्ग। आर्मी को क्या करता रहा, स्ट्रॉन्ग। दूसरी साइड पृथ्वीराज चौहान प्यार के चक्रों में पड़ा रहा। किसके प्यार के चक्रों में पड़ा रहा? एक जयचंद था भाई, जयचंद कन्नौज का राजा है। जयचंद कहाँ का राजा है? कन्नौज का राजा है। उसकी बेटी थी संयोगिता, ठीक है, उसकी बेटी है। कन्नौज में दिखाता हूँ, यूपी की साइड आता है। देखो ये क्या है, कन्नौज। यहाँ का राजा कौन है? जयचंद। यहाँ का राजा कौन है? जयचंद है, ठीक है। चलो जयचंद, इसके स्टोरी सुन लो पहले। पृथ्वीराज चौहान प्यार के चक्रों में पड़ा रहा। किसके? संयोगिता के। देखो संयोगिता भी मन ही मन अपना पति किसको मान चुकी है? संयोगिता भी मन ही मन अपना पति किसको मान चुकी थी? पृथ्वीराज चौहान को। किसको मान चुकी थी? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। अब जयचंद को पसंद नहीं आएगी ये बात, तो जयचंद ने ना अपनी बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर रचाया। बड़े बड़े महान पुरुष आए, ठीक है, बड़े बड़े किंग आए, पर बाहर किसकी मूर्ति लगाई? पृथ्वीराज चौहान की। तो अपनी बेटी से कहा कि भाई जो ये पंडाल में जितने भी राजा बैठे हैं, किसी का भी हार डाल दो। स्वयंवर में ही होता है ना कि किसी का भी हार डाल दो, वो आपका क्या बन जाएगा? पति। वो आपका क्या बन जाएगा? पति। पर संयोगिता ने किसी का हार नहीं डाला। किसका हार डाला भाई? मूर्ति का। किसकी मूर्ति का? पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता लगी तो वो संयोगिता को भगा ले जाएगा। ऐसे करके इनकी लव स्टोरी चलेगी भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिस साल 1191 से लेकर 1192 तक, जिस साल गौरी अपनी आर्मी पे काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, जयचंद को बाद में अपने साथ मिला लेगा, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। पर पृथ्वीराज चौहान उस टाइम में क्या कर रहा है? प्यार के चक्रों में पड़ा है। किसके प्यार के चक्रों में पड़ा है? संयोगिता के, ठीक है, और अपनी आर्मी वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देगा। इसलिए तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन कौन जीतेगा? गौरी। और इसकी आंखें निकाल लेगा। किसकी आंखें? पृथ्वीराज चौहान की। किसकी आंखें निकाल लेगा? पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल लेगा। सही है भाई। कहा गया पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था, नाम था उसका चंद्रबरदेई। ये उसका कोड पॉइंट भी था। तो चंद्रबरदेई ने एक बुक लिखी है, पृथ्वीराज रासो। बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो। कमेंट में लिखना कि कौन सी लैंग्वेज में है ये बुक। कमेंट में देखना कौन सी लैंग्वेज में है ये बुक। तो चंद्रबरदेई ने पृथ्वीराज रासो में बताया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई गौरी के द्वारा और इसको टॉर्चर करता था। और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने कैसे गौरी को अपने तीर कमान से मारा, ठीक है। ये मतलब काफी लंबी स्टोरी है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं क्विक, तो इसको थोड़ा डिले करते हैं। तो बस आप ये याद रखना कि चंद्रबरदेई ने पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में बताया है? पृथ्वीराज चौहान के और गौरी के बारे में बताया है। 1206 में पृथ्वीराज चौहान के तीर से किसकी मृत्यु हुई? गौरी की। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हमने उसमें नहीं पढ़ना, हमने बस अपना एग्जाम निकालना है। तो बस एग्जाम में आए चंद्रबरदेई ने कौन सी बुक लिखी है, तो आप टिक करोगे पृथ्वीराज रासो, या पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय, तो आप टिक करोगे चंद्रबरदेई। आगे आओ, पृथ्वीराज की एक और क्वीन थी सामेश्वरा, ठीक है, जो कपूरा देवी बाय कपूरा देवी। पृथ्वी, ये थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये मैं एक बार देख लूंगा। पृथ्वीराज, चलो इसको छोड़ो अभी के लिए। इसकी ऐसे है कि इसकी एक और वाइफ थी सोमेश्वरा, पर हमने एक और वाइफ थी, नाम क्या है उसका? संयोगिता। चलो भाई, जैसा ही इसने प्रॉमिस किया था भगवान, इसको ने कहा था भगवान से, है ना, कि भाई मुझे बैटल जिता दो तो मैं मक्का मदीना की यात्रा करूंगा वगैरह वगैरह। तो 1194 तक ये 2 साल के लिए क्या रहा? कहाँ गया? टर्की गया, अफगानिस्तान गया, टर्की गया, घूम रहा है अलग अलग जगह, और मक्का से मदीना की यात्रा भी कर रहा है। मक्का से कहाँ की यात्रा कर रहा है? मदीना की। तो बड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया मोहम्मद गौरी, क्योंकि उसने भगवान को कहा था कि मैं 2 साल के लिए काम वगैरह करूंगा आपके वहां आकर। जब 2 साल हो गए 1194 में, तो यहाँ पे संयोगिता का पापा, नाम क्या है संयोगिता के पापा का? जयचंद को लगा कि भाई मोहम्मद गौरी तो गया, अब राजा कौन है यहाँ का? पूरे साम्राज्य का मैं हूँ। जयचंद को ऐसा लगा,
पर मोहम्मद गोरी 2 साल बाद जब वापस आया तो अपने साथ आते वक्त 2 सूफी सेंट को लेकर आया। 2 सूफी सेंट के नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक ही बंदे का नाम है ये, ठीक है, बख्तियार काकी। और दूसरे का नाम है मोनुद्दीन चिश्ती। दूसरे का नाम है मोनुद्दीन चिश्ती, सही है। तो इन 2 सूफी सेंट को अपने साथ लेकर आया। तो जब लेकर आया तो इसको बड़ा गुस्सा आया कि जयचंद तो सारा इलाका बैठ के मल के बैठा है, सारा इलाका पे कब्जा करके बैठा है, सही है। तो इसने 2 सूफी सेंट को जब आ रहा था रास्ते में इनको कह रहा था, क्या कह रहा था कि भाई लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई से ये नुकसान होता है, लड़ाई से वो नुकसान होता है। पर जब यहाँ वापस आएगा तो देखेगा इसको बड़ा लाल पीला हो जाएगा गुस्से से कि जयचंद तो अपना समझ के सब कुछ बैठा है यहाँ पे। और दोनों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोनुद्दीन चिश्ती को बोलेगा कि आप दोनों घूम के आओ थोड़ा नीचे को, साउथ को। तो जब ये घूमने जाएंगे तो जयचंद के साथ ही क्या करेगा, बैटल ऑफ चंदावर गोरी और जयचंद के बीच में हो रही है। और किसको मार देगा, जयचंद को। जब ये घूम घाम के वापस आएंगे इतने में जयचंद मर चुका होगा। तो ये पूछेंगे कि भाई जयचंद कहाँ गया, एक राजा यहाँ पे था जयचंद, वो कहाँ गया। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि वो अल्लाह के पास गया है। भाई कहाँ गया है, अल्लाह के पास गया है। तो ये थोड़ी सी थी स्टोरी इनकी। तो बस आपने मेजर बैटल याद रखनी है, बैटल ऑफ चंदावर 1194 में हो रही है। जब ये क्या लेकर आ रहा है, 2 सूफी सेंट को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोनुद्दीन चिश्ती। लास्ट नाम भी याद रख सकते हो, काकी और चिश्ती। देखो अभी तक आते आते 1194 हो गया है। और आते आते क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग भी हो चुका है। कौन, मोहम्मद गोरी। तो ये अपने स्लेव्स, कमांडर भी कह सकते हो, स्लेव भी कह सकते हो, इनमें अपना एरिया क्या कर देगा, जगह क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक कमांडर था गोरी का, इसने बैटल ऑफ तराइन में काफी मदद की थी इसकी। यल्दहोज, काबूचा, बख्तियार खिलजी, ये 4 स्लेव थे। भाई किसके स्लेव हैं ये चारों के चार, मोहम्मद गोरी के। और इन चारों स्लेव के में क्या बांट देगा, अपनी जमीन बांट देगा। भाई बख्तियार काकी को था कि उसको क्या मिले, मोहम्मद गोरी की एक बेटी थी। तो बख्तियार काकी 1 साइडेड लवर था अब उसकी बेटी का। तो बख्तियार खिलजी को था कि ये मेरी शादी करवाए, किससे, अपनी बेटी से। पर इसकी अपनी बेटी की शादी किससे करवाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी की बेटी की शादी किससे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो बख्तियार खिलजी को उसकी बेटी नहीं मिली। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि चलो कोई बात नहीं, मिली नहीं, पर मुझे क्या मिल जाए, दिल्ली। पर दिल्ली भी किसको मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको दिल्ली भी नहीं मिला। तो बख्तियार खिलजी को लगेगा कि चलो कुछ नहीं मिला तो कम से कम सूफी सेंट मिल जाए। पर वो भी किसको मिल जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाएंगे। और बख्तियार खिलजी को मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा इसको। भाई वही बात है, जब मन बंदे का दुखी होता है तो कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती। तो वही बात थी भाई, बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हो गया, इसको कोई दवाई ठीक नहीं कर पा रही थी। तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी के एक मोंक को बुलाया। कट्टर तो था ही बख्तियार खिलजी। तो इसने कहा मोंक को कि ना तो तू मुझे लगाए हाथ, हैंड भी नहीं लगाना, और ना मैं तेरी ली हुई मेडिसिन खाऊं। अब मुझे ठीक करके बता, और अगर नहीं ठीक करेगा तो मैं तुझे क्या दूंगा, मार दूंगा। मोंक के लिए बड़ी परेशानी हुई। नालंदा यूनिवर्सिटी के मोंक ने सोचा और कहा कि क्या आप कुरान पढ़ लोगे। तो बख्तियार खिलजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा हाँ कुरान तो मैं पढ़ लूंगा। तो मोंक ने कुरान दी, और जैसे ही बख्तियार खिलजी पढ़ने लगा, स्टार्ट कराया उसने, हफ्ते के अंदर अंदर बख्तियार खिलजी क्या हो गया, बिल्कुल ठीक। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। बाद में बख्तियार खिलजी को पता लगा कि मोंक ने उसके साथ चालाकी खेली है। उसने मेडिसिन किसके ऊपर लगा दी थी, कुरान के ऊपर। और ऐसे जब वो पेज पलटता तो थूक लगा के पलटते हैं ना कुछ पहले, तो वैसे ही वो थूक लगा के पलटता था पेज। तो ऐसे धीरे धीरे उसके मुंह में क्या गई भाई, दवाई गई। ऐसे वो क्या हो गया, ठीक। तो बख्तियार खिलजी को बड़ा गुस्सा आया और उसने कौन सी यूनिवर्सिटी तड़वा दी, नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी तड़वा दी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो किसने फाउंड की थी, जो मेजरली फाउंड बाय कुमार गुप्त। किसने फाउंड की थी, कुमार गुप्ता। तो कुमार गुप्ता ने इसको फाउंड किया था। एक डिस्ट्रॉय और करेगा यूनिवर्सिटी, उसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसका नाम है जी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय तो बख्तियार खिलजी ने कराई, पर वो फाउंड किसने की थी, वो मेजरली फाउंड की थी धर्मपाला ने। धर्मपाला पाला डायनेस्टी का बंदा हुआ कुमार गुप्ता।
गुप्ता डायनेस्टी का बताओ, इन्होंने ये फाउंड की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो ये मेजर कहानी थी किसकी, मोहम्मद गोरी की। एक पॉइंट रह गया जो बताने का, मोहम्मद गोरी का टाइटल, तो इसको टाइटल मिला जियान ए साज, जियान ए साज। ठीक है, जियान ए साज था मोहम्मद गोरी का टाइटल। और चलो ये भी सुनी लो अब। चंद्र बरदई, ऐसा कहा गया कि चंद्र बरदई भी गोरी के बड़े लॉयलिटी गेन करने लगा। तो जब चंद्र बरदई लॉयलिटी के लिए ना गोरी को ऐसे करने लगा कि भाई है ना, मतलब पाँव चाटने लगा ऐसे करके, कुछ सोच लो कि चंद्र बरदई बड़ा लॉयलिटी गेन करने लगा गोरी की। ठीक है, और 1206 तक चंद्र बरदई ने अच्छे से लॉयलिटी गेन कर ली। और 1206 में ना हंसते हंसते एक बात बोली मोहम्मद गोरी को। किसने बोली, चंद्र बरदई ने, सीबी चंद्र बरदई ने बोली एक बात कि भाई जब हम छोटे थे तो पृथ्वीराज चौहान ना बिना आंखों पे पट्टी बांध के, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के चीड़ी की आंख पे सही निशाना लगाता था। तो मोहम्मद गोरी दारू मदिरा पीते पीते बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चंद्र बरदई ने बोला तो आप देख लो एक बार कि कैसे हो सकता है, लगाओ दरबार और लगाओ चीड़ी बांधो और उसकी आंख पे निशाना लगाएगा पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे ही भी आयोजन हुआ। ये सपोज करो यहाँ पे कौन बैठा है, मोहम्मद गोरी, साइड में खड़ा है चंद्र बरदई और नीचे खड़ा है पृथ्वीराज चौहान। अंधा तो था, पट्टी तो बांधने की जरूरत नहीं है अंधे को। तो इसके हाथ में तीर कमान दिया। तो चंद्र बरदई ने गाना वगैरह गाया, गाने में कोड वर्ड्स में गाया और बताया कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा है। कुछ कहा कि जहाँ से सूरज निकलता है, हवा जिधर से चलती है, रोशनी जिधर है, इतना फुट ऊपर है, ऐसे करके कुछ बोला। और पृथ्वीराज चौहान को पता लग गया कि मोहम्मद गोरी की असली लोकेशन क्या है। तो उसने तीर मारा और 1206 में किसकी डेथ हो गई, मोहम्मद गोरी की। ठीक है, तो ये सारी कहानी चंद्र बरदई ने अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में लिखी है, जिसका लैंग्वेज आपको बतानी है कि लैंग्वेज कौन सी है, कमेंट सेशन में। तो इतना समझाया सबको। चले भाई आगे। तो अब बात कर लेते हैं स्लेव डायनेस्टी की। देखो, स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं और इसकी ट्राइब थी इलुब्री ट्राइब। इलुब्री ट्राइब ममलूक फ्लीट भी बोलते हैं। ममलूक मतलब भी गुलाम वंश होता है, क्योंकि स्लेव मतलब भी क्या होता है भाई, गुलाम। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक चली। अब आप मेजरली ये बात सुनो कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली। उसमें 84 ईयर्स दिल्ली सल्तनत चली। और स्लेव डायनेस्टी को और क्या नाम से जानते हैं, ममलूक डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी आ गया, या फिर गुलाम डायनेस्टी आ गया, या फिर स्लेव डायनेस्टी आ गया। तो आप क्या याद रखोगे, वो कौन सी डायनेस्टी है भाई, स्लेव डायनेस्टी। और इनकी ट्राइब कौन सी थी, इलुब्री ट्राइब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ट्राइब कौन सी थी, इलुब्री ट्राइब। सही है। अच्छा, ये भी सुन लो एक कहानी और, कि जब 1206 में किसकी डेथ हो गई ऊपर दिल्ली में, मोहम्मद गोरी की, उस टाइम में राजस्थान की साइड कौन बैठा था, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास 2 सूफी सेंट की तो परमिशन, बल्कि 2 सूफी सेंट तो किसके अंडर आ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला तो काकी, पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दूसरा थे चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। सही है। तो जब ये अजमेर में थे, थोड़ा सा नीचे बना है ना, तो अभी के लिए समझ लेना आप। तो जब ये अजमेर में थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा 1206 में जब किसकी डेथ हो गई, मोहम्मद गोरी की, कि चलो मेरे साथ, कहाँ, दिल्ली। पर चिश्ती ने आने से क्या कर दिया, मना, कि भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरा तो अजमेर में क्या लग गया है, मन। तो 2.5 दिन के अंदर अंदर एक झोंपड़ा सा तैयार किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी टेंशन थी कि यल्दहोज काबूचा, यल्दहोज काबूचा या फिर बख्तियार खिलजी कहाँ ना हमला कर दें, दिल्ली पे हमला ना कर दें, दिल्ली पे कब्जा ना कर लें। तो 2.5 दिन के अंदर अंदर एक झोपड़ा सा तैयार किया मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। अब ऐसा तो है नहीं भाई बाय बाय करके चले गए कि चलो नहीं जाना तो मत जाओ, यहीं पे रहो, ऐसा नहीं है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ तो बनाना था। तो 2.5 दिन के अंदर अंदर एक झोपड़ा सा तैयार किया अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। बहुत बड़ी दरगाह है अभी वहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी वहाँ पे जाकर मिन्नत मांगता है तो उसकी पूरी होती है। तो जाके मांग लेना बच्चों मिन्नतें अपनी, ठीक है, मन्नतें अपनी, चलो वो छोड़ो। तो जब दिल्ली में काकी कौन गया दिल्ली में, ओहो क्या हो गया, ये लो। तो दिल्ली में कौन गया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कौन सा सेंट, काकी। तो जब काकी पहुंचेगा दिल्ली में, ठीक है, किसके साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, तो काकी बोलेगा मेरे लिए भी क्या करो, कुछ बनाओ। तो काकी के लिए क्या बनाया जाएगा अभी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार।
तो कुतुब मीनार किसके लिए बनाया गया? काकी के लिए। बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कुतुब मीनार में दिखाता हूँ आपको थोड़ा फोटो। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है भाई। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग देखो, 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग क्या कहलाती है? कुतुब मीनार। क्या कहलाती है? कुतुब मीनार। तो पेन छोटा कर लेते हैं। कुतुब मीनार बनवाया किसने? कुतुब उद्दीन ऐबक। बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनाया किसके लिए? कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन सॉरी। तो कुतुब मीनार बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके लिए बनाया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी सेंट थे भाई। जो इसकी हाइट है कुतुब मीनार की, वो है 72.5 मीटर। 72.5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो 1 1 2 3 5th, ये पांचों स्टोरी किसकी है? रेड सैंड स्टोन की। और जो 4th बिल्डिंग है वो है किसकी? मार्बल की। वो किसकी है भाई? मार्बल की है। बाकी सिर्फ 4th वाली किसकी है? मार्बल की। बाकी 1 2 3 और 5 किसकी बनी हुई है? मिट्टी की, रेड सैंडस्टोन मिट्टी की। हाइट 72.5 है। क्या कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यस, ये है। और कब बनी? 1993। कब बनी? 1993। तो 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। और 2024 की बात करें तो 2024 में भी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप मुझे बताना कि उसमें से मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है और कौन सी है वो, ठीक है? नीचे कमेंट में बता देना, पता लगेगा ना पढ़ भी रहे हो कि नहीं। चलो आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक राज किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई भाई? लाहौर इसकी कैपिटल थी। इसको टाइटल मिला लक बख्श, क्योंकि जब ये राजा बना, देखो डाउन टू अर्थ था, इतना डाउन टू अर्थ है कि अपनी डायनेस्टी का नाम ही क्या रखा? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। तो इसने टाइटल लिया लाख बख्श, या और टाइटल कहते हैं पील बख्श। क्या कहते हैं? पील बख्श। पील मतलब हाथी होता है, तो इसने काफी हाथी भी दान किए, तो पील बख्श भी कहते हैं। और इसको कहते हैं कुरान खावा मतलब बहुत मेलोडियस वे में क्या करता था भाई? मेलोडियस वे में सिंग करता था, कुरान को पढ़ता था, गाता था, ऐसे करता था। तो इसके मेजर टाइटल है लाख बख्श। पील मतलब क्या होता है? एलिफेंट। क्या होता है? एलिफेंट। देखो एलिफेंट बना देते हैं आपके लिए, ये देखो बनाया एलिफेंट, बनाना सुंदर सा एलिफेंट। देखो पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खावा, ये इंपॉर्टेंट टाइटल थे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। 1210 की बात है। पोलो की शर्ट देखिए ना अपने घोड़े के ऊपर, वो आदमी हॉकी स्टिक से खेलता होता है, तो वही हॉकी स्टिक से खेल रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और पोलो से गिर गया नीचे खेलता, और घोड़े ने इसी के ऊपर क्या रख दिया? पैर रख दिया, और इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बताओ पोलो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? टर्क्स। क्या आएगा आंसर? टर्क नहीं देगा तो वो दे देगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इंट्रोड्यूस पोलो या चुगान, क्या कह देते थे, और इसको चुगान कह देते थे। इसने 2 मस्जिद बनाई, एक तो कुतुल इस्लाम मस्जिद, एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, मैंने बता दिया ये किसके लिए बनाया था इसने? मोनुद्दीन चिश्ती। और कुतुल इस्लाम मस्जिद भी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट मस्जिद जो इंडिया में बनी कहाँ बनी और कब बनी? कहाँ, व्हेन एंड वेयर, और नाम क्या है उस मस्जिद का, ये बताना है आपने। पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई उसका नाम क्या था? कुतुल इस्लाम मस्जिद। देखो ये फोटो है, ये किसकी फोटो है भाई? कुतुल इस्लाम मस्जिद, यही तो है कुतुल इस्लाम। एक मिनट, कुतुल
इस्लाम मस्जिद, तो यही मस्जिद है जो किसने बनाई थी भाई, जो किसने बनाई थी, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और मैंने बताया था इसने क्या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, कुतुब मीनार की। किसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, कुतुब मीनार की। अच्छा ये पॉइंट बताने रह गए थोड़े। देखो भाई अगर एग्जाम में कभी भी आए ना कि स्टार्ट किसने किया था, तो स्टार्ट तो हमें पता है भाई किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। पर एग्जाम में ये भी बताओ कंप्लीट किसने किया कुतुब मीनार को, तो इल्तुतमिश। किसने किया, इल्तुतमिश। इसने तो पहली स्टोरी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर बाकी की 4 स्टोरी किसने बनाई, इल्तुतमिश। बाकी बल्कि टोटल 4 स्टोरी किसने बना दी, इल्तुतमिश। और कहा गया तुगलकों के टाइम पे इसके ऊपर बिजली गिर गई और इसको बाद में रिपेयर, इसको बाद में क्या भाई, रिपेयर। इसको बाद में रिपेयर किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट करवाया और 5th स्टोरी बिल्डिंग भी ऐड कर दी। 5th स्टोरी बिल्डिंग, 5th मरले की, 5 मरले की बिल्डिंग भी क्या कर दी, ऐड कर दी इसमें, ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो इसने कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का स्टार्ट करवा दिया इन द ऑनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इसके मेजरली 2 इंपॉर्टेंट कोर्ट पॉइंट हैं, 2 इंपॉर्टेंट कोर्ट पॉइंट हैं। इसके नाम है हसन उल निज़ाम या फिर फखरुद्दीन, ठीक है। हसन उल निज़ाम ने बुक लिखी है ताजुल उल मसीर और फखरुद्दीन ने बुक लिखी है तारीख मुबारक शाही। क्या लिखी है, तारीख मुबारक शाही। इंपॉर्टेंट है ये कोर्ट पॉइंट है। किसके कोर्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। अभी सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, नाम क्या है उसका, इल्तुतमिश। वो बनेगा अगला रूलर। जब चौगान खेलता खेलता किसकी डेथ हो गई, ऐबक की। देखो वैसे तो आरम शाह था इसका बेटा, आरम शाह बनता था अगला रूलर, पर एक आधे महीने के बाद इल्तुतमिश किसको मरवा देगा, आरम शाह को, मतलब अपने साला साहिब को मरवा देगा ना। क्योंकि आरम शाह किसका बेटा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव भी था कौन, इल्तुतमिश। और बाद में अपनी बेटी से शादी भी करवा देगा इल्तुतमिश की कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका क्या बन गया, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ भी है, स्लेव भी है, कौन, इल्तुतमिश। पर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद बनेगा अगला रूलर कौन, आरम शाह। पर इल्तुतमिश किसको मरवा देगा, आरम शाह को, ठीक है। एक आधे महीने की बात है, उसके बाद मर जाएगा आरम शाह। तो मैं आरम शाह के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो आरम शाह के बाद हम मेजरली बारे में किसके पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश, ठीक है। कहा गया भी इल्तुतमिश के बारे में अगर कुछ बात करें तो इल्तुतमिश बड़ा ही पावरफुल रूलर था, बड़ा ही पावरफुल रूलर था। सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली बनाई, क्योंकि लाहौर किसने बना रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली दिल्ली में। इसने दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के अटैक से क्या किया, बचाया। कब बचाया, 1221 में। कब बचाया, 1221 में। जब चंगेज खान क्या किसका पीछा कर रहा था, जब चंगेज खान किसका पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मंगभरनी। किसका पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मंगभरनी का। तो जब चंगेज खान जलालुद्दीन मंगभरनी का पीछा कर रहा था तो इल्तुतमिश ने कैसे बचाया इंडिया को, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ मैप्स में। देखो भाई शिराज करके ईरान साइड जगह थी एक, तो वहां से जलालुद्दीन मंगभरनी आ रहा था और उसके पीछे कौन लगा है, चंगेज खान। उसके पीछे कौन लगा है, चंगेज खान। और भाग कौन रहा है, ये सिराज का राजा, ईरान का राजा जलालुद्दीन मंगभरनी। कौन भाग रहा है, जलालुद्दीन मंगभरनी। तो जब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ना लोग। तो जब यहाँ पे राज किसका चल रहा है, इल्तुतमिश का। जब यहाँ राज किसका चल रहा है, इल्तुतमिश का। तो जलालुद्दीन मंगभरनी यहाँ पे आएगा। और जाइलम मतलब शेल्टर, पनाह, कि मुझे पनाह दे दो, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। किससे हेल्प करो, चंगेज खान मेरे पीछे पड़ा है, ठीक है। चंगेज खान मंगोल, यहाँ पे मंगोल है, यहाँ पे चाइना के ऊपर मंगोल है। और यहाँ की एक ट्राइब थी चंगोलिया ट्राइब, जिसमें से बाद में कौन निकल के आएगा, चंगेज खान। बड़ा ही खूंखार था, अपने ही भाई को मार दिया एक मच्छी के बदले। कैसा खूंखार होगा चंगेज खान। तो चंगेज खान मारने के लिए भाग रहा था जलालुद्दीन मंगभरनी को, इनके आपस की कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर इल्तुतमिश को जब हेल्प मांग रहा है जलालुद्दीन मंगभरनी, तो इल्तुतमिश उसको मना कर देगा कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और ऐसे इल्तुतमिश ने किसको बचा लिया, इंडिया को, ठीक है। ऐसे इल्तुतमिश ने किसको बचा लिया, इंडिया को, ठीक है। तो ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम
चंगेज़ खान 1221 में, जब वो जलालुद्दीन मंग भरनी का पीछा कर रहा था। देखो अगर इल्तुतमिश क्या सोचता ना कि भाई देख लेंगे किसको देख लेंगे, चंगेज़ खान को देख लेंगे, कौन है चंगेज़ खान, तोप थोड़ी है, मैं इल्तुतमिश हूँ ये वो। इल्तुतमिश ने कुछ ऐसा नहीं कहा। इल्तुतमिश बड़े ठंडे दिमाग से सोचता था कि भाई चंगेज़ खान का उसने हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा हुआ था कि भाई जहाँ भी जाता है आक्रमण करता है और अच्छे से लूट पाट के जाता है। देखो अगर इल्तुतमिश अच्छा डिसीजन ना लेता तो हम इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना नहीं चंगेज़ खान के बारे में पढ़ रहे होते। तो इल्तुतमिश ने ये अच्छा डिसीजन लिया और दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खान से बचा लिया। भाई इल्तुतमिश का एक प्राइम मिनिस्टर था, वजीर था, नाम है निज़ाम उल मुल्क। नाम क्या है? निज़ाम उल मुल्क। आप इसकी बुक का नाम लिखोगे कमेंट सेशन में, तो आप मुझे बताना इसकी बुक का नाम कमेंट सेशन में, ठीक है। इल्तुतमिश ने 2 कॉइन चलाए, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन का नाम रखा टंका, ऐसे भी याद रख सकते हो। SC STs होते हैं ना कास्ट यहाँ पे, तो ST करके भी सोच सकते हो कि सिल्वर मतलब क्या आएगा? टंका। और कॉपर को क्या बोलते थे? पित्तल। तो पित्तल से याद क्या कर सकते हो? जित्तल। तो पित्तल मतलब जित्तल, तो कॉपर मतलब जित्तल। ST से याद रखना सिल्वर मतलब टंका, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। शमशुद्दीन इल्तुतमिश बड़ा समझदार था, इसने भी एकता सिस्टम स्टार्ट किया। एकता सिस्टम में मेजर ही था कि कैश में सैलरीज नहीं देनी, अपने सिपाहियों को क्या देना है इंस्टेड ऑफ कैश? पीस ऑफ लैंड, कि लैंड दे दो, उसके ऊपर वो खेती करेंगे, वहीं से टैक्स ले लेंगे और वही उनकी क्या होगी? इनकम। सही है ना? तो ये कैश में सैलरीज ना देते हुए क्या देता था? पीस ऑफ लैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकता सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। तो एकता सिस्टम वाज अबोलिश्ड बाय, वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन आएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, चालीगन चालीसा या ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ठीक है। चालीगा चालीसा या फिर तुर्क के चालीसा या फिर बोलते हैं तुर्क के चालीसा, वो स्टार्ट किसने किया? इल्तुतमिश। पर इसको खत्म कौन करेगा? बलबन। खत्म कौन करेगा? बलबन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट और एंड, ये हमेशा याद रखना होता है। चलो, इल्तुतमिश की डेथ के बाद अगली रूलर आएगी रजिया सुल्ताना, ठीक है। इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्ताना, ठीक है। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर हु रूल्ड ओवर इंडिया। तो इससे बाद कोई नहीं आएगी, इससे पहले कोई नहीं आई थी, तो इकलौती थी रजिया सुल्ताना, ठीक है। रजिया बाज किल्ड बाय खोखर ट्राइब नियर कैथल हरियाणा 1240। 15 अक्टूबर 1240 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है भाई। इसका एक लव्वर था, लव्वर का नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत, जो अबाइसेनियस स्लेव था। अबाइसेनियस स्लेव मतलब निग्रो था ये। तो ये किसको पसंद नहीं होगा? टर्के चालीसा को पसंद नहीं होगा कि एक लड़की राजा वो बने, सुल्तान बने, पहली बात। और दूसरा, इसको ये पसंद नहीं था टर्के चालीसा वालों को कि याकूत जो अबाइसेनियस या अफ्रीकन स्लेव है या निग्रो है, तो उसके साथ इसका क्या है? अफेयर है रजिया सुल्तान का, तो उनको पसंद नहीं था। और एक लव का हमेशा क्या होता है? ट्रायंगल। तो लव के ट्रायंगल में एक बंदा और था, अल्तुनिया, ये बठिंडे का राजा था, तो इसको पसंद नहीं था, इसको भी पसंद नहीं था। तो अल्तुनिया बाद में याकूत को मार देगा और किसके साथ शादी करेगा? जबरदस्ती रजिया सुल्ताना के साथ। और रजिया सुल्ताना को कुछ टाइम के लिए बठिंडा की किस में रखेगा? बठिंडा की फोर्ट में रखेगा, ठीक है। बठिंडा की फोर्ट में कैदी बनाकर रखेगा कुछ टाइम के लिए, और बाद में इससे शादी कर लेगा। शादी करने के बाद जब रजिया सुल्ताना अल्तुनिया के साथ आ रही होगी, कैथल एक जगह है हरियाणा में, तो 15 अक्टूबर 1240 में खोखर ट्राइब के साथ मिलके टर्के चालीसा की ये चाल होती है, टर्के चालीसा की ये चाल होती है। तो ये किसको मरवा देंगे? रजिया सुल्ताना। और किसको? अल्तुनिया को, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, याकूत ना इसके हॉर्सेस सामता था रजिया सुल्ताना के, तो रजिया सुल्ताना याकूत को हॉर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्सेस संभालेगी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्सेस संभाल देगी कि सारा डिपार्टमेंट ऑफ फोर्सेस। अब आप देखोगे क्योंकि प्यार होता है अंधा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फोर्सेस का नाम क्या था वो आप देख लोगे एक बार कमेंट सेशन में बता देना कि डिपार्टमेंट ऑफ फोर्सेस जो याकूत सामता था, जिसको हेड बना दिया था उसका, तो उसका नाम क्या था, ठीक है। चलो, तबाकीत नसीरी मिनाज अल सिराज। तो तबाकीत नसीरी में ही लिखा था मिनाज अल सिराज ने कि भाई जितने भी इल्तुतमिश के बेटे थे वो सारे मतलब कि अच्छे रूलर नहीं थे, वीक रूलर थे, किसी को कोई विद्या प्राप्त नहीं थी जैसे शास्त्र विद्या वगैरह वगैरह।
पर रजिया सुल्ताना उसमें क्या थी, निपुण थी सब चीज़ों में। तो इसलिए इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी बेटी ही क्या बने, अगली सुल्तान बने। ठीक है, चलो उसके बाद मेजर है बलबन। देखो बलबन से पहले ना 2 रूलर आते हैं, मैं अभी थोड़ा सा ना क्विक व्यू में बता देता हूँ आपको। रजिया सुल्ताना को मरवाने वाला कौन हुए, टर्के चालीसा, खोखर ट्राइब और एक और बंदा और था, बेरम शाह, नहीं बेरम शाह कह रहा हूँ, इसका भाई था एक बेरम खान, ऐसे करके कुछ नाम था उसके भाई का। ठीक है, वो रूल करेगा। बेरम खान के बाद आएगा नसरुद्दीन शाह। कौन आएगा, नसरुद्दीन शाह। ठीक है, नसरुद्दीन शाह जब आएगा तो वो ना टर्के चालीसा में अपॉइंट करेगा एक बंदे को, ग्यासुद्दीन बलबन को। ठीक है, तो ग्यासुद्दीन बलबन ना टर्के चालीसा वालों को पैसे पूसे खिला के नसरुद्दीन शाह को क्या कर देगा, तख्ता पलट कर देगा, और अगला रूलर कौन बन जाएगा, ग्यासुद्दीन बलबन बन जाएगा। तो जब ग्यासुद्दीन बलबन अगला रूलर बन गया, ठीक है, तो पहले तो वो सोचेगा कि यार टर्के चालीसा वाले तो कितने बिकाऊ हैं। ठीक है, आज मैंने इनको पैसे खिलाए हैं, कल को कोई और भी तो खिला सकता है। जैसे नसरुद्दीन शाह ने तो टर्के चालीसा में अपॉइंट कर दिया था बलबन को, और बलबन ने, मैंने अभी बताया जैसे कि बलबन ने क्या किया, टर्के चालीसा वालों को पैसे खिलाए और सारे के सारे अपने तरफ कर लिए टर्के चालीसा। टर्के चालीसा मेजरली वो थे 40 टर्कों ऑफिशियल्स का ग्रुप, 40 ऑफिशियल्स का ग्रुप जो सुल्तान को प्रोटेक्ट भी करे और गाइड भी करे। तो ग्यासुद्दीन बलबन ने पैसे के बल पे सबको अपनी जेब में कर लिया और तख्ता पलट करके नसरुद्दीन शाह को हटा दिया, और अगला रूलर बनेगा ग्यासुद्दीन बलबन। तो उसके बाद पहले तो ये बिकाऊ मीडिया, मतलब बिकाऊ मीडिया कह रहा हूँ, बिकाऊ टर्के चालीसा वालों को क्या करेगा, अबोलिश। तो इसने पावर ऑफ टर्के चालीसा को अबोलिश कर दिया। तो टर्के चालीसा मेजरली अबोलिश्ड बाय बलबन और स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ग्यासुद्दीन बलबन कमरे में बैठेगा और सोचेगा कि भाई कहीं मैं क्या हूँ, भगवान तो नहीं, कहीं मैं भगवान तो नहीं, क्योंकि भगवान जैसे ही तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे तो फ्यूचर दिख गया कि टर्के चालीसा वाले बिकाऊ हैं और आगे जाके मुझे भी तख्ता पलट कर सकते हैं। तो ये अपने आप को एक टाइटल देगा, टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जील ए इलाही, जिसको बोलते हैं शैडो ऑफ अल्लाह या डिसेंडेंट ऑफ अफरासिया। ठीक है, तो अपने आप को खुदा की शैडो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ भगवान का दुनिया के ऊपर। तो ये सारी बातें बलबन बोलेगा। अगर कोई अपने आप को खुदा मान रहा है, भगवान मान रहा है, तो ये 2 चीज़ें चलाएगा, 2 सिस्टम चलाएगा। नाम है 2 सिस्टमों के, सिजदा और पायबोस। सिजदा कहता था कि मेरे पैरों को क्या करो, जब भी मैं आऊँ मेरे पैरों में गिर जाओ, सिजदा करो मेरी। और पायबोस, पाय मतलब पैर, बोस मतलब चुम्बन, कि मेरे पैरों को चुम्बन करो, मेरे पैरों को क्या करो, किस करो। तो ये सारी बातें कौन बोल रहा है, बलबन। और ये क्या चलाएगा, नरोज फेस्टिवल। क्या चलाएगा भाई, नरोज फेस्टिवल। नरोज फेस्टिवल की जब भी ये वॉर जीतेगा या जब भी क्रॉप ज्यादा मात्रा में आएगी तो एक नया साल बनाएगा, जिसको बोलते थे नरोज फेस्टिवल। तो वो भी स्टार्ट किसने किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था। अब खुद को भगवान मान रहा है तो इसको एक मिलिट्री भी स्टार्टअप करनी पड़ेगी। तो दीवाने अर्ज इसकी मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था। भाई मंगोल्स के आक्रमण तो होते ही रहते थे, तो इसने अपने बेटे को मंगोल के आक्रमण को सप्रेस करने के लिए भेज दिया। तो जब सप्रेस करने के लिए भेज दिया तो इसका बेटा डिप्रेस हो गया और वहीं पे उसी को सप्रेस कर दिया। सही है ना, मतलब इसके बेटे की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके बेटे की क्या हो गई, डेथ। तो फिर इसका ये सुन के बड़ा बुखला गया, ये भी पागल हो गया कि भाई मेरी वजह से मेरे बेटे की डेथ हो गई है। और खुद को भगवान मानने वाले बलबन की भी क्या हो गई, हार्ट अटैक से क्या हो गई, डेथ। हार्ट अटैक से क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई, बलबन की। सही है बात। अब मुझे आप ये बता दो कमेंट में कि हार्ट डे कब आता है, हार्ट डे कब आता है, सितंबर में आता है। देखो 28 या 29 को है कि कब है, तो मुझे कमेंट में बता दो कि हार्ट डे कब आता है। अच्छा, तो ये कायोबाद है, कायोबाद इसका ग्रैंड सन होगा, ग्रैंड सन ऑफ बलबन नाम है कायोबाद, जो लास्ट रूलर था कौन सी डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये थी भी आपकी सारी की सारी फॉरेन इन्वेजन और स्लेव डायनेस्टी। अगली क्लास में हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो एक आधे दिन में मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा। जिसने पहला लेक्चर नहीं लिखा वो आई बटन पे जाकर देख सकता है। तो यहाँ तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच।
और कुछ फीडबैक हुई तो कमेंट सेक्शन में देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और शेयर कर देना भाई। थैंक यू, बाय 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 बाय।